अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज कौमी असम्बली का इजलास बिल आखिर पुरसकून तरीके से हुआ। 4 दिन पर मुश्तमिल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर आखिरकार मुकम्मल हो गई। जो आपके सामने मनाजिर नजर आ रहे हैं वो पहले 3 दिन के मनाजिर थे। क्या कुछ नहीं हुआ इस असेंबली में। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर बार बार रोकी जाती रही, इजलास मुलतवी किया जाता रहा। और आपकी स्क्रीन के दाएं तरफ अगर आप देखें, मेंबरान आज अपनी नींद पूरी कर रहे थे। वो तमाम मेंबरान जो पिछले 3 दिन 4 दिन ये तमाम मामला देखते रहे। इस हद तक एक हंगामा खेज इजलास था। आप उल्टे हाथ पर पिछले 3 दिन के मनाजिर देख रहे हैं और सीधे हाथ आप देख रहे हैं बहुत से अरकान असेंबली अपनी नींदें पूरी कर रहे थे। इजलास बिलाखिर उस तरह हुआ जिस तरह होना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपनी तकरीर की, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जो कि इस असेंबली का अगर मकसद है वो मकसद ये है कि हुकूमत अपना बजट पेश करती है, ऑपोजिशन उस पर अपनी सिफारिशात तनकीद करती है या अपनी सिफारिशात देती है। यहां पर हमारी असेंबली में जो बड़ी एक बात हुई पिछले 4 दिनों में, वो ये था कि या पिछले 3 साल से ये असेंबली हंगामे का शिकार नजर आती है। माहौल का फर्क आपके सामने है। लोग सुनना चाहते हैं अपने नुमाइंदों को, अपने लीडर्स को। हमारे यहां पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा फोकस रहता है कि हम पॉइंट स्कोरिंग किस तरह कर लें, दूसरे को एम्बैरस और जलील किस तरह कर लें। क्या ये बेहतर तरीका नहीं सोने का? मैं ये बात नहीं कर रहा कि मेंबरान सो सकते हैं या उनको सोना चाहिए, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि आज के इजलास में कम से कम हो चुका जो मामला होना था वो हो गया। बात आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ अब आ जाए जरा कि क्या हुआ था पिछले 4 इजलासों में। हम बार बार एहतसाब की बात करते हैं। इस मुल्क में एक चीज जो मिसिंग है वो एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी। एहतसाब सिर्फ पैसों का नहीं होता, आपके अमाल का होता। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये जिन लोगों ने पिछले इजलास में जो कुछ किया, अगर हम वो सिर्फ इजलास की खबर सुना पाए कि बजट के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। परवेज खटक साहब फरमाते हैं कि बजट पास करा लेंगे। इस पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। जरा ये भी कि कुछ सियासी बातें भी, ज़ाहिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होती है ऐसे किसी भी इजलास में। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका। और फैसल वाडा साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। वाडा साहब आपका भी शुक्रिया। ये वैसे बेहतर नहीं है इजलास जिस तरह आज चला खुरम साहब। लोग सो रहे हैं, लोग ऊँग रहे हैं, बशमूल आपके फायदों पे। आपको भी ऊँग आगे थे कहीं ना कहीं, लेकिन कम से कम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि गुफ्तगू क्या है। हुकूमत अपना बजट पेश करे, लोग सुने कि उनके लिए इसमें क्या है। ऑपोजिशन उस पर अपनी तनकीद करे, अपनी सिफारिशात दे। हमें क्यों वो मिसाल बनानी है जिसमें किताबें चल रही हैं, गालम गलोच हो रही है? वाई मिसाल तो हुकूमत ने बनाई है। हुकूमत हमारे ऊपर हमलावर है। अगर चंद यारे लगे भी जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आए, डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, अगर वो ज्यादा दुख है उसका ये मतलब तो नहीं कि हुकूमत ऑपोजिशन। पीपल्स पार्टी को बिल्लो बिल्लो के नारे भी पसंद नहीं है जी, एब्सोल्युटली। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब अगर आपको कोई नारा पसंद नहीं आता तो इसका यह मतलब नहीं कि वो नारा तशद्दुद बन जाए और किताबें चलना और गालियां चलना शुरू हो जाए। बहुत अनफॉर्चुनेट था, उन्होंने हम पर हमला किया, हमने उसका जवाब दिया। लेकिन जब देखें ऑपोजिशन एहतजाज करती है और आप माशाल्लाह बहुत ट्रेडिशनल, लेकिन हुकूमत का ऑपोजिशन पर चढ़ दौड़ना ये फाशिज्म है। ये फिर गड़बड़ हो जाती है। हुकूमत के पास सारे वसाइल हैं, सारी एजेंसियां हैं, सारी ताकत है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। यस, प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहते हैं कि लार्जर शेयर गवर्नमेंट का है कि वो असेंबली के इजलास को वो चाहते हैं कि पुरसकून हो, उनके एजेंडाज होते हैं, उन्होंने अपना एजेंडा आगे चलाना होता है, कानून साजी करनी होती है। लेकिन टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। इसमें ऑपोजिशन का हिस्सा है, चाहे वो 20% है, 10% है, 30% है। इस असेंबली जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब मुझे वो इजलास बता दें जिसमें वॉकआउट्स ना हुए, जिसमें बदतमीजी ना हुई हो, जिसमें ऑपोजिशन ने हुल्लड़बाज। हम तो उनकी तकरीर बैठ के सुनते हैं, वो हमारी तकरीर के बाद शोर डाल देते हैं। उसकी जिम्मेदारी तो सबकी है। अगर आपके पास ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन ऑपोजिशन ने बड़ा मुहज़्ज़ब एहतजाज किया। हम अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर हमने ये किताबें हमारे सामने, हमने किताबें बजाई, हमने नारे लगाए, हमने बजट की कोई कॉपी नहीं फाड़ कर नहीं फेंकी, कोई किताब नहीं फेंकी।
हमने नारे लगाए। वैसे हिस्टोरिकली कोई रोटियां नहीं लाके रखी, हाँ, कोई रोटियां नहीं फेंकी, रोटियां नहीं चादरें नहीं किसी ने फेंकी, कोई चीज नहीं फेंकी। तो बहुत महजब एहतजाज था। लेकिन उस महजब एहतजाज में भी अगर आपको डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, बुरा लग गया, तो आपने हुक्म दे दिया, लेकिन कुत्ते बिल्लों की सरकार ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन सर तो ये भी हो रहा है, देखिए हो सकता है डोंकी राजा कोई बर्दाश्त करके चल पड़े। जब आप नारे लगा रहे हैं कुत्ते बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, ये भी तो जाती है, और आपको अपने लोगों को भी तो रिप्रिमांड करना पड़ेगा। मैं आपको बजट वाले दिन की बात कर रहा हूं। उस बजट वाले दिन के बाद वो हम पर हमलावर हुए। पहले दिन जिस दिन शहबाज साहब ने तकरीर की, एडजर्न करना पड़ा। दूसरा दिन आया, फिर हम मसलन हुकूमत के पास आज चौथा दिन था, हर दिन ये चॉइस थी कि वो अमन से तकरीर सुन सकते थे। उनके पास ये चॉइस थी। लेकिन आप गौर फरमाइए कि परसों एक मंसूबा बंदी से आए थे, सीटियां लेकर आए थे, माइक्रोफोन यानी सीटी के आगे माइक्रोफोन रख के आए थे, और फिर फैसला करके आए थे। हाँ, फैसला करके आए थे कि आपको नहीं सुनेंगे, नहीं चलने देंगे। अब हमने ये फैसला अभी तक कभी नहीं किया। सर किया, पहले इजलास में किया। शहबाज साहब चाहते थे कि इजलास पुरसुकून तरीके से हो, ये फैसला किया गया मियां साहब की तरफ से और मरियम में, नहीं इजलास नहीं चलेगा। जब पहली तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी इलेक्शन के तौर पे। देखिए, फिर मैं आपके मेंबरान, तब भी कहता हूं कि कोई किताब नहीं फेंकी गई, तब भी कोई कागज नहीं, हमने एहतजाज किया। अब आप ये कहें कि आप अपोजिशन, आप पार्लियामान के बाहर मीडिया का गला दबाना शुरू कर दें, पार्लियामान के अंदर अपोजिशन का गला दबाना शुरू कर दें, तो इसका मतलब आप गला दबाते जाएंगे और हम मुहज्जब बनने की कोशिश में अपना गला दबाते जाएंगे। ये नहीं होगा। आर्गुमेंट फैसल साहब, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी प्राइमरी होती है असेंबली चलाने की, और यहां पर गवर्नमेंट ने ही फैसला कर लिया कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। यू हैव टू रियलाइज कि पार्लियामान के अंदर बहुत सी चीजें गुफ्तगू के साथ, कहीं ऑपोजिशन को साथ बिठा लेते हैं, स्पीकर के कमरे में वो बिजनेस एडवाइजरी का इजलास होता है, वो कहते हैं बिजनेस कैसे चलेगा, ये तकरीर होगी, वो तकरीर होगी। लेकिन जब फैसला करके आ जाए गवर्नमेंट कि अब हमने इजलास नहीं चलने देना, फिर यही मनाजिर होते हैं जो आप देख रहे हैं। ऑपोजिशन को तो सूट करता है, मार कुटाई हुई, किताबें फेंकी गई, सुबकी हुई वज़रा की क़ियादत में, वो तो हम चला रहे, साथ साथ चल रहा है। जी बाडा साहब। देखिए, शुक्रिया काशिफ साहब। काशिफ साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। देखिए काशिफ साहब, हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग पोजीशन से गुजर रहे हैं। एक तो ये कि एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी का जब हम नारा लगाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ से तो हो रही है कि अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में लोगों के अकाउंट्स में, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू पैसा आता है, उनको बेल हो जाती है। प्रोसिक्यूशन हमारे हाथ में नहीं, जजेस को हम नहीं चला रहे, नैब को हम नहीं चला रहे, और जो हमें विरासत में चीजें मिली उसकी हमें एक अलग फ्रस्ट्रेशन है। फिर ये अंदर मीटिंग में कहते हैं हम बारी बारी एक दूसरे की बात सुनेंगे, वो होता नहीं है। जब हम इनकी सुनते हैं तो हमारी बारी में ये कोई ना कोई तमाशा कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हम पे ब्लेम किया। मैं आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी की बात याद दिलाता हूं कि वो स्पीकर को कहता है मैं जूता उठा के मारूंगा। ये महजब माशरे में होता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, चले जी मैं न्यू कबर हूं, फलाना न्यू कबर हो सकता है, मिस्टेक कर सकता है, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कई सालों से एमएनए इलेक्टर है वो कह रहा है स्पीकर को मैं जूता उठा के मारूंगा। और भाई चोरी आप लोगों ने की है, बेईमानी आप लोगों ने की है, जूता आप मारेंगे। हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? मतलब करें भी चोरी भी, बेईमानी भी, और कहेंगे जूता भी मारेंगे। नहीं, जूता मारा, जूता नहीं मारा ना, सिर्फ एक बात की है। तो बात का जवाब तशद्दुद से नहीं होता सर, बात का जवाब बात से होता है। जिस तरह आज असद उमर ने रिस्पॉन्ड किया, फाइन, उन्होंने बात कर दी अपनी जो बात करनी थी। नहीं, आपने कहा कि आप कहते हैं कि जी हम आपका गला घोट रहे हैं, हमारा बस चले हम आपका वाकई में गला घोट दें। खुदा का खौफ करें यार। उसका रीजन ये है कि जो आपने मुल्क के साथ किया है, आप कहते हैं हम गाली दें, इसका मतलब कुछ नहीं था। फैसल साहब, इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? टीवी पर आके गला घोंट देंगे। आपने गला घोंटा है ना आपने शहबाज शरीफ को। अपने जो अभी तक 22 माह है, 22 माह में से 7-10 महीने रखा ना शहबाज शरीफ को। मेरी बात सुने, उसका गला घोंटे रखा है। बात कहना कि 5000 बंदे मार दें, 7 रफी को 16 महीने बंद रखा ना, उसका गला घोंटे रखा है बेचारे का। जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैं असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूं, जब तक आप इस मुल्क में सजाएं नहीं देंगे तब तक डर थोड़ी पैदा होगा। यहां तो शान बन गई है, चोरी करो 6 महीने के अंदर जाओ, बाहर चौधरी की तरह बाहर निकल आओ, 5 लाख आदमियों को सरेआम टांगेंगे।
तो मुल्क ठीक हो जाएगा। 22 करोड़ आदमियों की किस्मत बदलनी है तो 5,000 आदमी या 50,000 आदमी आपको करने पड़ेंगे। आप कन्विक्शन ही नहीं है, डर ही नहीं है। ठीक सर, मेरा सवाल चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो सजा देते। जल्लाद हूं जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट में जिनके नाम लिखे हैं वो आपकी काबीना में बैठे हैं, वो पंजाब की काबीना में बैठे हैं। बिल्कुल उनको सजा नहीं देनी। शहबाज शरीफ को नोटिस आ गया, हमजा शहबाज को नोटिस आ गया। मुझे कोई, उनको भी नोटिस, मेरे हिसाब से काबीना के आधे ज्यादा लोग अंदर चले जाए अगर चोर है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो एक आदमी जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मेरी पार्टी में, आपकी पार्टी में, किसी और पार्टी में। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल सी। देखिए एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मसला ये है खुर्रम साहब, मैंने कल आपके मेंबर बैठे हुए थे, मैंने अली गौर साहब, बलोच साहब, क्या कुत्ते बेले वाला नारा ठीक है? हाँ ठीक है, ये करते हैं। आप कहते हैं जूता मारने वाली बात ठीक है। डू यू रियलाइज यू टॉकिंग टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं, याद रखिएगा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं किसी भी गैर मुहज्जब गुफ्तगू को जस्टिफाई नहीं करूंगा, ना ही मैं उसका दिफा करूंगा, ठीक है। लेकिन डोंकी राजा तो मज़ा है, उसमें क्या गलत बात है? एक कॉमेडी फिल्म है जो करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखी है, अगर उसका रेफरेंस दे के आप एक सियासी नारा लगाते हैं, इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, ये सियासत में ये कॉमेडी होती है। मसला एक खास एज है जहां तक प्रॉब्लम आप जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम ये है सर, जितना आप सेंसिटिव है अपनी लीडरशिप के बारे में, जो कि हैं, आप हैं ना अपनी लीडरशिप के बारे में सेंसिटिव, दूसरी साइड भी अपनी लीडरशिप के बारे में सेंसिटिव है। मैं उस दिन यहाँ पे नफीसा शाह साहिबा बैठी थी, उन्होंने कहा बिल्लो गलत है, डोंकी राजा ठीक है। आई सेड, यू नो, हाउ कैन वन बी सेंसिटिव टू योर ओन लीडरशिप एंड नॉट बी सेंसिटिव टू द अदर लीडरशिप? आप वो एक्सपेक्ट करें या करें वो जो वापसी पे होगा तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, उसकी तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वी वांट टू डिश आउट द वर्स्ट एंड अपने लिए हम कहते हैं हमें कोई कुछ ना कहे। मियाँ साहब को यहाँ पे चोर डाकू कहा जाता है, आपको पसंद नहीं आता, इसी बात पे रोला पड़ता ना इसको। वो कहेंगे जनाब वो डाकू हैं, हम तो उनको क्या कहें, आपको पसंद नहीं आता। सो ये कहना कि मजा फिल्म मूवीज तो बहुत सी हैं, लेकिन उनका कॉनोटेशन अगर आपके लीडरशिप पे इस्तेमाल होगा या उनकी लीडरशिप पे इस्तेमाल होगा, दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल फॉर एनी। देखिए जब तक तो गुफ्तगू है तब तक ठीक है, जब गालियां शुरू हो जाएं किसी भी तरफ से हो, हमारी तरफ से भी गालियां हुई वो ठीक नहीं थी। जब ये किताबें जो हमें पढ़ने के लिए दी गई हैं अवाम के जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, इनको हुकूमत हथियार बना के हमारे ऊपर हमलावर हो जाए, काश भाई मुझे गले पे आके किताब लगी। आप आए नहीं, वैसे मेरा पहला सवाल यही था कि क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? ठीक है, करनी चाहिए ना इनके खिलाफ। ये अब मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये हुकूमती वज़रा भी इसमें शामिल है, आपकी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। अरे मिसालें बनाएं लोगों की। स्पीकर नेशनल असेंबली को इनकी मिसालें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? स्पीकर साहब की आंखों के आगे पर्दा आ गया ना, उन्हें कहते हैं मुझे तो कोई वफाकी वजीर नजर ही नहीं आया। बकौल स्पीकर साहब ने फरमाया है कि मुझे कोई वफाकी, फोन करके मैं कहता हूं नहीं, उनको समझा देना। उन्होंने कहा मुझे कोई वफाकी वजीर समझ नजर ही नहीं आया, तो लिहाजा जो हालांकि मेज पर खड़े होकर बाकायदा अपने आप को दिखा रहे थे कि हाँ मैं भी मौजूद हूं, या जो दूसरी माशाल्लाह हमारी बड़ी जो हैं मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन वफाकी वज़रा हैं वो भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी वीडियो पे सब। लेकिन आपके लोग भी मौजूद थे? जी मौजूद थे। तो अगर तो एक बराबरी का बैठकर फैसला कर, उन्होंने बराबरी का फैसला कर दिया, दो इधर से दो उधर से दो उधर से, बराबरी का फैसला किया, फैसला कर दे। उनके लिए गाली ज्यादा बड़ा गुनाह है, मारना गुनाह है। कि जो वीडियो थी, जो वीडियो में मौजूद है, किताबें फेंक रहा है, उसको ये सजा मिलेगी, अक्रॉस द बोर्ड कर दें, हम तैयार होंगे। वाडा साहब, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है। और असल में जो आई थिंक ज्यादा नुकसान जो हुआ इस बात से कि जो बजट की डिबेट थी, वो डिबेट जो है वो लड़ाई में फंस गई और पार्लियामान का जो वकार है ये बड़ा वो तबाह हुआ। लोग देखते हैं आप लोगों की तरफ, अब क्या होगा, हमारी किस्मत का फैसला क्या है, अगला एक साल माशी तौर पर मुझे क्या रिलीफ मिलेगा या मेरे पे क्या प्रेशर टैक्स लग रहा है। दिस इज व्हाट पीपल वांट टू सी। और वो देख क्या रहे हैं, इधर से किताब जा रही है, उधर से गालियां हो रही है। वाडा साहब, ये जितने आज शहबाज शरीफ ने किताबें खोल ली बजाय फेंकने, तो आज सारों ने खोल ली ना जी। मसला ये कि अगर आप ये गालम गलोच और किताबबाजी से बचेंगे तो फिर बहस होगी, अगर आप ये करेंगे तो फिर बहस नहीं होगी। वाडा साहब, क्या ये मिसालें बननी चाहिए जिन लोगों ने जो भी बदतमीजी की है यहाँ पे? 100% कभी बननी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड बननी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि आप इस पार्लियामान में आते हैं अपनी माँ बहनों के बारे में गालियां सुनने। आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सेप्टेबल। इसमें बिल्कुल सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि मिसाल बने। क्योंकि आप अगर ये माशरे को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो आप क्या फिर आपके अंदर और एक जानवर में फर्क क्या रहा? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया। आप सेंटिमेंटली गुस्से में आ सकते हैं, आप अग्रेसिव हो सकते हैं, आप एरोगेंट हो सकते हैं, आप तंजिया बात,
पर ये जो गालम गलोज माँ बहन की बातें हमने सुनी, मतलब ये किसी भी साइड से हो, इज नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि आपने कहा, नफीसा साहिबा ने फलानी बात की। अब इशू क्या है? इशू ये है कि वो अब रेलेवेंस के लिए कह रहे हैं, नारा क्या है कि हम शीशा पिलाई दीवार बन के इस बजट के आगे खड़े होंगे। ये पानी की दीवार है। ये बजट पास हो चुका है जो 29-30 तारीख को हो जाएगा। ये आपका रिकॉर्ड का हिस्सा हम पहले ही बना चुके हैं। वो क्लिप मैंने कहा था आप संभाल के रखे। अब ये बिला वजह की ड्रामेबाजी करके अपनी रेलेवेंस क्रिएट करना, या तो आप बताइए ये पिन पॉइंट है, इसमें ये बेहतरी कर दे तो आवाम को ये बेहतरी मिल जाएगी। सर आंखों पे आपकी बात है, लेकिन आप हर चीज में ऑब्जेक्ट करें ना कि आपने जो दूध और दूध की प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया है, आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। जो चीनी के ऊपर सेल्स टैक्स कम था वो आपने 17% कर दिया है। आपने आटे के ऊपर जो है टर्नओवर टैक्स लगा दिया है। आपने जो क्रूड ऑयल है उसकी इंपोर्ट के ऊपर 17% टैक्स लगा दिया है। ये जो सारे टैक्सेस हैं जो आपने इस दफा, इस हुकूमत का जो इसमें धंधा है ना जी, इस किताब में, वो सारा का सारा सेल्स टैक्स है कि जी सेल्स टैक्स लगाओ, जहां जहां कम था उसको पूरे 17% बढ़ा के तो 383 अरब के टैक्स लगा दिए। और कहा जी हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया, कि जी वो टैक्स चूंकि ऑलरेडी 5% लगा हुआ था तो हमने 17 कर दिया तो क्या हो गया। असल में ये इन्फ्लेशनरी बजट है, और ये जो इन्फ्लेशन में जो अवाम के इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध है, चीनी है, उनका आटा है, क्रूड ऑयल है, इसके ऊपर जो आपने टैक्स बढ़ा दिया है 5 से 17, 2 से 17, 10 से 17, अजराए करम इसको वापस लें तो फिर शायद हम सपोर्ट भी कर दें। और दूसरा जो है, ये बड़ा एक दिलचस्प बात है कि इस हुकूमत ने जो टैक्स इकट्ठा किया है और जो IMF की कहानी बनी है, ये बजट तो बिल्कुल तखय्युलाती दस्तावेज है ना कि जी आपने ये कहा कि जी 4000 अरब का बजट डेफिसिट होगा, उसमें से 1056 अरब IMF से आएगा। अब IMF ने कहा हम तो अभी बात नहीं कर रहे आपसे, अब सितंबर में देखेंगे। तो वो जो 1000 अरब का अभी से कुआं खुद गया है पार्लियामान के अंदर कि जी इसको कैसे भरना है, इसकी कोई बात नहीं है। मुझे बड़े दुख की बात है, देखें वजीर खजाना जो है वो हमें और तखय्युल में लेके जा रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ हमारी बात हो जाएगी तो शायद हमारे को मदद हो जाएगी, हमें सऊदी अरब फैसिलिटी दे देगा तो ये हो जाएगा। भाई आपको इस साल भी $55 बिलियन की इंपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से आपको कस्टम ड्यूटीज मिली हैं। अगर आपने अगले साल भी इतना टैक्स लेना है तो फिर आपको गालिबन 60-65 अरब की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी इतने कस्टम ड्यूटी खड़े। और वो जो ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होगा, जो क्राइसिस क्रिएट होगा, तो ये जो बजट है लिटरली फिक्शन है, इट्स अ फिक्शन। या बट वो जो ट्रेड डेफिसिट वाली सारी बात है वो तो आपकी तरफ ही थी। मैं कल ये जो दूध की प्रोडक्ट्स की जो आपने बात की ना, आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट हियर। सिर्फ एक चीज मुझे जो समझ आई है मैं वो बात कर रहा हूं, क्योंकि कल कुछ ये कंपनीज वाले आजकल ये नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं इस चीज पर। सो आई अंडरस्टूड दिस अ सर्टेन वे। इस पर देखने की जरूरत है कि खुले दूध में और इस दूध में फर्क क्या है, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि खुला दूध में और इसमें बहुत फर्क है। किस तरह देखना चाहिए, ये एक टेक्निकल चीज है वाडा साहब, ये आपकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये जो स्टंटेड ग्रोथ या वगैरह वगैरह, चाइल्ड फॉर्मूला जो है उसके ऊपर भी 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं और इसको किस तरफ जाना चाहिए, बाहर के मुल्कों में क्या खुला दूध बिकता है नहीं बिकता, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं इस चीज को, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं समझता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए इन प्रोडक्ट्स के लिए। सिर्फ ये ना सोचें कि टैक्स इकट्ठा करना, ये भी सोचें कि शायद फ्यूचरिस्टिकली क्या चीज बेहतर होगी। इस चीज से जो दूध आज 120, 30, 40, 50, 60 गिवन के आप किधर बैठे हैं वो उधर जाएगा, वो वहां से 180, 90 पे चला जाएगा, विच कुड बी अ प्रॉब्लम। जो चीनी और आटा महंगा होने का इल्जाम लग रहा है गवर्नमेंट पे, वो दूध के महंगा होने का भी इल्जाम लगेगा आगे चल के, अगर ये बेसिक कमोडिटी जो बच्चों के लिए वो महंगी हो गई। मैं जरा ब्रेक पे जाने से पहले, चल ब्रेक कर लेते हैं। बाद बाद आज सियासी बातें भी बड़ी गुफ्तगू हुई। असद उमर साहब ने जब तकरीर की, उन्होंने कहा कि कोई एक अस्पताल क्यों नहीं है मियां साहब के इलाज के लिए। फिर ये भी कहा शहबाज साहब को कि फिर उनको वापस भी लेकर आए। सियासत पे किसी को एतराज नहीं होता, यू डू योर पॉलिटिक्स ऑल्सो, आप अपनी पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं। आज की असेंबली में भी आवाजें बहुत सारी लगें, लेकिन ये जो दो माहौल थे, इन दोनों माहौल जो कल परसों का था और आज का था, ऐसी होनी चाहिए असेंबली। कम से कम जो मर्जी करें, हम भी सुन रहे होते हैं, लोग भी सुन रहे होते हैं। लोग इस वजह से तमाशा देखने के लिए टीवी ना देखें कि आज देखते हैं असेंबली में कितनी लड़ाई होगी, कितनी गालियां पड़ेंगी किसी को। तो वापस आएंगे तो उस चीज पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असेंबली का
माहौल आज बेहतर हो गया, ये आगे भी बेहतर रहेगा खुर्रम साहब? आपको लगता है कि कोई ज़ाब्ता अखलाक बनेगा या पहली बात यह है कि ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है रूल्स की सूरत में, और असल तो ज़ाब्ता अखलाक हमने एक दूसरे का एहतराम क्यों करना है। मुझे कोई शख्स ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं भी लगता हुकूमत में, लेकिन मैंने इज्जत करनी है उन पाकिस्तान के शहरियों की जिन्होंने उसे मुंतखब करके भेजा। असल तो वोटरों का एहतराम है। मुझसे ज़्यादा मेरे गुजरांवाला के उन वोटरों का एहतराम करना है, इन सब मेरे कॉलीग्स ने जिन्होंने मुझे मुंतखब करके भेजा, जाओ हमारी बात करो। तो ये जो बाहमी एहतराम है ये किताब में नहीं लिखा जा सकता, ये कोई ज़ाब्ता अखलाक आप उससे टाइप नहीं कर सकते। ये हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, जिस पे हमने कुछ पेशरफ्त की थी अपनी 2 हुकूमतों में, जब पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई। इसमें पीटीआई का मामला ये है कि ये चूंकि मुखासमत की पैदावार हैं, उस कंटेनर की पैदावार हैं 2014 में, जहां उन्होंने सब पे लान तान करनी है। इमरान खान साहब और रिकॉर्ड है कि मैं इस पार्लियामान पर 1000 बार लानत भेजता हूं। तो ये चूंकि मुखासमत की पैदावार हैं, उम्मीद है अब इनको ये समझ आ रही होगी 3 साल के बाद कि आपके जो हरीफ हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। उनका आपसे इख्तलाफ हो सकता है, सख्त तरीन इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ना आपके दुश्मन है ना पाकिस्तान के दुश्मन है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, पीटीआई में ये इमरान खान साहब से आती है। फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। वहां प्रॉब्लम है कि जब तक पसंद देखें ना, ये बात आज शहबाज साहब ने की, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब भी ऑपोजिशन संजीदा बात करनी थी, बालाकोट पर हमला हुआ, कश्मीर पर कब्जा हुआ, फाटफ का इशू हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का इशू हुआ, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली थी और उन्होंने अस्करी, उससे ज्यादा खतरनाक अस्करी क्या कहा जी आप ऑपोजिशन से बात करें। भाई ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने हमें लेकर चलना है। आपने ये कहना है कि भाई आखिर मियां नवाज शरीफ ने चंद दिन हुए थे, आपको याद है धरना खत्म हुए एपीएस के बाद, बुलाया ना सबको बुलाइए, नहीं कहा कि जी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, इसने मेरे खिलाफ 126 दिन का धरना किया। आपको सबको बुलाना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि ये जो एक बार बार सेंस मुझे हुकूमती हमारे भाइयों की तरफ से आती रही कि ये देखें आप हमें 1 गाली देंगे, हम आपको 4 गाली देंगे। भाई 126 दिन हमने बर्दाश्त किया ना धरना, नवाज शरीफ के मुंह से एक भी बदतहजीबी का लफ्ज निकला नहीं निकला, क्योंकि हमने बर्दाश्त किया। हम बर्दाश्त कर रहे थे जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए। ये जो बर्दाश्त है, ये अगर पीटीआई डेवलप कर ले और ये बात समझ ले कि कल से ऐवान चलना है आगे, अगर ये इनकी चॉइस है, अगर ये समझें कि ठीक है अगर कोई गाली देता है तो जरूर अपसेट करें, लेकिन अगर कोई तनकीद करता है सख्त तरीन अल्फाज में करता है तो कोई बात ठीक, ये बर्दाश्त करना है और लेकर चलना है। नो कॉन्फिडेंस आ रहा है अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? जी नहीं आ रहा, इसलिए कि आज ये फैसला हुआ जिस बुनियाद पर वो नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया था कि स्पीकर साहब ने ये आज पार्लियामान का एक फर्क रुख आप देख रहे हैं कि जो गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू के जरिए मामला हल होते हैं, कि जिस कानून साजी पर हमें एतराज था उसको रिव्यू करने के लिए एक 12 रुकनी कमेटी बनेगी, जो उन तमाम जो 21 बिल इकट्ठे पास किए गए थे बुलडोज करके, एक 12 रुकनी कमेटी बनेगी। 6 अपोजिशन के अरकान होंगे, 6 हुकूमती इत्तेहाद के लोग होंगे। वो बैठ के उसको रिव्यू करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन देंगे, जिसका असर फिर चूंकि सेनेट में भी ये बिल्स गए हुए हैं सारे, वहां भी इसका होगा। अगर हमारा अल्लाह करे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर सेनेट में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अदरवाइज हमारे नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बड़ी बात टाइमिंग नहीं आ रहा। फॉर द टाइम बीइंग बड़ी बात यह है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अब नहीं आ रही है जब तक मामलात हल नहीं होते। वाडा साहब, आपने इनकी गुफ्तगू में कहते हैं दुश्मन नहीं है, हरीफ हैं, अगर बर्दाश्त करेंगे तो बेहतर चल सकता है। आपको लगता है कि यह मुमकिन है इस असेंबली में? काशिफ साहब देखिए, जब नवाज शरीफ साहब आमरीत की पैदावार हो और इखलाकियात की बात कर रहे हो, खुर्रम दस्तगीर साहब जे के मुल्क के अंदर से माल समेटा, दूध वाले पापड़ वाले से पैसा बनाया, बीमारी का बहाना किया, कोर्ट को लिख के दिया, इलाज करा के वापस आऊंगा, वापस चले गए, ठीक है, फिर चले गए और फिर नहीं आए, खत्म हो गई। उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया में एग्रीमेंट करके बैठे रहे, फिर आ गए, फिर चले गए। इखलाकियत तो फिर आपकी लीडरशिप है, आपकी पार्टी के अंदर तो इखलाकियत मोरालिटी तो है ही नहीं, तो आप मुझे दर्ज कैसे दे रहे हैं? आप ये बताएं। मैं आपको दर्ज से दे रहा हूं कि आपको मैं अच्छा नहीं लगता मेरे गुजरांवाला के वोटरों का, जो पाकिस्तान के शहरी हैं जिन्होंने मुझे मुंतखब करके भेजा है,
अजराहे करम पाकिस्तानियों का एहतराम करें। मैं आपको अच्छा नहीं लगता फाइन, लेकिन वोटरों का एहतराम करें। असल में हमने अगर मैं आपकी इज्जत करता हूं इस वजह से कि आपको किसी ने मुंतखब करके भेजा है जो पाकिस्तान का शहरी है, जिसकी इज्जत मुझ पे फर्ज है, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। ये बात है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब कि आपने आज ये तो माना मनोमन कि हमें वोटर्स ने जिता के भेजा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो फिर आप बाहर जाके झूठ क्यों बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे पर बिठाए गए। एक नंबर 2 है कि गुजरावाला की आवाम सर आंखों पर है मेरी, वो मेरे भी भाई हैं, चाहे आपको वोट दिया, गलत दिया, सही दिया, लेकिन मेरे भी भाई हैं, मेरे भी दोस्त हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप लीडरशिप के ऊपर कहते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब दर्स मुझे दे रहे हैं अपनी खूबसूरत अल्फाजात में, तो आप मुझे ये बताएं कि अपने लीडर के बारे में तो आप मुझे बता दें पहले कि जो मुखालफी है हमारा, उस मुखालफत हम उसकी इसलिए करते हैं कि वो बहाने करके मुल्क से समेट के माल लूट कर इलाज के बहाने चला जाता है और फिर कोर्ट में लिख के वापस नहीं आता। और आपका दूसरा लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब, वो लिख के देते हैं कि मैं लेके आऊंगा भाई को, वो भी नहीं लेके आते। और आप लोग भी दर्ज देते हैं कि हम उसके मेंबर खड़े हैं, हम लेके आएंगे। तो कब लेके आएंगे? अगर वो साफ सुथरा शफाक और दूध की नहरें बहा के गया इस मुल्क के अंदर, तो फिर मफरूर क्यों है भाई? ताकि मुझे भी तो शर्म आए कि मैं आपके बारे में गलत बोल रहा हूं। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती कि जो मैं बोलता हूं वो ठीक बोलता हूं। मैं आपके लीडर को किस नाम से मुखातिब करूं? मेरे लीडर को आप कई नाम देते हैं, आप हमारे घरों तक भी बात करते रहे। हमने अवाम की जेबों से आटा लूटने वाले, दवाइयां लूटने वाले, चीनी लूटने वाले, हमने कभी किसी बहन के लिए बात, LNG लूटने वाले, फर्नेस ऑयल लूटने वाले, पोल्ट्री लूटने वाले, घी लूटने वाले, रिंग रोड लूटने वाले, वो सब लोग काबीना में बैठे हैं, IPPs में, मुल्क के अंदर है ना, इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे हैं। तो जो लोग इस माफिया का जो आपका लीडर जो है वो माफिया की सरपरस्ती फरमा रहा है, जो इजाजत दे रहा है कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो लूट कर वजीर सेहत की बजाय सेक्रेटरी जनरल बन जाएं, दवाइयों में लूट के, जो आज 600% मुल्क की जो दवाइयों की कीमत बढ़ गई है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? मैंने यही तो कहा है कि हमारे एक दूसरे के लीडर के बारे में जो ख्यालात हैं वो फर्क हो सकते हैं, उस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल लीडरों पर हमलावर होंगे और ये भूल जाएंगे कि इस किताब के सफा 114 पे आपने लिखा है कि आपकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट के ऊपर 4.25 अरब नहीं 9 अरब रुपया पे किया है, और मैं आपसे पूछूंगा कि जनाब आपने ये 9 अरब रुपया ब्रॉडशीट को कैसे पे कर दिया? तो आप कहेंगे जी आपका तो लीडर मुल्क से भाग गया। भाई आपने पहले इसका जवाब देना है जो आपने अपनी किताब में लिखा है कि आपने ब्रॉडशीट को 9 बिलियन रुपीस की पेमेंट कैसे की, लेकिन आपकी तरफ से यह जवाब नहीं आता कि जी ब्रॉडशीट में हमने 9 अरब की पेमेंट की। आपकी तरफ से जवाब आता है आपका लीडर तो चोर है। यही इशू है कि अगर आप सीरियस पॉलिसी डिबेट करें, जो हमारा हक है बतौर अपोजिशन कि हम आपसे हिसाब किताब लें, बतौर पार्लियामेंट के रुकन के मेरा ये हक और फर्ज है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट। ये मेरा फर्ज है। मैं आपको से कहता हूं कि जी ये बताएं आपने 9 अरब किसने दिए, कौन देने गया था, कौन इसका सहूलतकार था? आप ये नहीं बताते, आप कहते हैं जी आपका लीडर चोर है। तो हर चीज का ये जवाब नहीं हो सकता, आपको बताना पड़ेगा कि जनाब आप अगर अपने बजट को खुद डिरेल करते हैं। मैं जनाब इंटरनेट टैक्स तो था ही नहीं, वो मैं गलती से पढ़ गया, वजीर खजाना फरमाते हैं, आपके स्पेशल असिस्टेंट फरमाते हैं ताबिश गौर साहब कि नहीं सब्सिडी की फिगर गलत है। तो जिस ब्रेक से पहले मैं खुद अंडरमाइन कर रहे हैं, हमने जवाब तो मांगना है, लेकिन जवाब ये नहीं हो सकता कि जी आपका लीडर चोर है। एक मिनट खुर्रम साहब, एक सेकंड, बारी बारी करेंगे, समझ भी आ जाएगा। 4 सेंट की पूरी दुनिया में बिजली है, 16 सेंट के एग्रीमेंट आप करके गए हैं, आज के दिन भी आपकी जेबें भर रही हैं। मैं 16 सेंट को रिवर्स कैसे करूं? मेरी कैसे भर रही है? आईपी के ओनर तो आपके पास आपकी काबीना में बैठे चोरी की है, आप आज भी बैठे हैं, इखलाकियत समझा रहे हैं, आपके लीडर को वो भी आपके पास बैठे थे, अरे वो उन्होंने नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, डाकू नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? आपके खकाल अब्बासी से बात करो असेंबली में तो वो कहता है कि हम तुम्हारे बाप पे अटैक करेंगे। ये इखलाकियत है आपकी। स्पीकर से बात करो तो आप कहते हैं जूता उठाएंगे, किसी से बात करो तो आप मां की गाली देंगे। और भाई तमाम मुल्क को आप करके गए, 4 सेंट की बिजली 16 सेंट पे आज भी पाकिस्तान खरीद रहा है। मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। काशिफ साहब पूछे ना आप, ये बात ही गलत है, मुझे बताइए ना, हमें इससे अवॉइड करना है। क्या बताऊं, ये आप दोनों की लड़ाई है। आई नीड एन आंसर। मेरी लड़ाई नहीं है, आई नीड एन आंसर। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, मुझे आप रिप्लाई कर दें कि आपने ब्रॉडशीट को 4 सेंट की बिजली
आज भी 16 सेंट में खरीदी पड़ी है, किसके आपने जरिए सॉवरेन पे गारंटी किया? साइन की है। आपने मुल्क से झूठ क्यों बोला कि जनाब वो पैसे तो गलती से पड़े थे वहां एम्बेसी के अकाउंट में, कि जनाब अकाउंट में पैसे दे दिए, जबकि ये आपके सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में लिखे हुए हैं कि आपने 9 अरब रुपया पे किया। मेरा तो ये सवाल है, मेरा सवाल के बाद वाडा साहब खाली पुलाव के बजट क्यों पेश कर रहे हैं? आपने अमेरिका और IMF के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। मैं ब्रेक के बाद इसका वाडा साहब आप दे दीजिएगा, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक नाज़रीन। जी वाडा साहब, आप सुन रहे थे गुफ्तगू, ये मामलात किस तरफ जाएंगे आपके ख्याल में अब? और दूसरा ये जो मियां साहब की वापसी का मैं आपसे भी जवाब मांगूंगा कि आज हर तकरीर में नवाज शरीफ साहब का ये आर्गूमेंट हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लिख कर देकर गए थे, बीमार थे लेकिन बीमार नहीं थे, सियासत की भाग गए। ये आर्गूमेंट अभी आज असद उमर साहब ने भी किया, मैं सुनाना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट होगा। जी वाडा साहब पहले आप बता दें। काशिफ साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज खुरम साहब से पूछना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे इस डब्बे की कीमत पूरी दुनिया में 2 रुपए है, आप यही डब्बा 10-10, 15-15 रुपए के एग्रीमेंट करके गए जिसकी सॉवरेन गारंटी आपने साइन की, और आज के दिन तक हमें वो महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, और खरीदनी पड़ रही है, और खरीदते के बाद इस्तेमाल करें ना करें फिर भी पेमेंट करनी है डॉलर्स में। जो 4 सेंट की बिजली है वो हम 16 सेंट में खरीद रहे हैं, सॉवरेन गारंटी आपने 15 साल के लिए साइन की है। इसके बाद मैं आपको क्या कहूं? फरिश्ता कहूं, ईमानदार कहूं, नेक नियत कहूं, मुल्क का हमदर्द कहूं, अवाम का हमदर्द कहूं, दोस्त कहूं, और इमरान खान को क्या कहूं? चले आप मुझे बताएं, आप फैसला कर दें। आज आप मुझे बताएं, 4 आने की चीज 400 रुपए में आप खरीद रहे हैं, क्यों? साबिका कॉलीग्स जो काबीना में बैठे हैं वो हुकूमत से कह दें कि हम अपने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं चाहते सॉवरेन गारंटी नहीं कहीं कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेंगे ना, ले चुके हैं ना। अच्छा, जो ले चुके जो IPP ओनर्स हैं, हाँ, जो IPP ओनर्स काबीना में बैठे हैं वो कहते हैं जी हम नहीं लेते आपसे कैपेसिटी पेमेंट्स। आप आगाज कर दें पाकिस्तान में एक नए दौर का। आपने हमें जो है ये लालच दिया ना, ये मैं कहता हूं तखयलाती बजट्स देते हैं, तखयल फैला दिया। हमने IPP से एग्रीमेंट कर लिया है, 800 अरब बचेगा, 1 पैसा नहीं बचा। यही कहानी है इनकी कि जी ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। भाई आप टैक्स टारगेट जो है अगले साल का टैक्स टारगेट करने के लिए आपको पेट्रोल की कीमत कम से कम 30 रुपए बढ़ानी पड़ेगी, वरना अदरवाइज। अच्छा चलो, कहते हैं मेरे सवाल का जवाब, 4 सेंट की बिजली 14 सेंट की है। जी बिल्कुल नहीं, जहां जिस वक्त नेपरा की पेमेंट्स थी, ये तो आप आज कह रहे हैं ना, जब पाकिस्तान में जो है 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, कोई पाकिस्तान में जवाब नहीं है सर। उस जमाने में जो नेपरा का टैरिफ था, काशिफ साहब, आपके घर में ठंडा पानी नहीं आया, उसके अंदर कोई गड़बड़ हुई है, बता दें। आपने शहबाज शरीफ को 10 महीने रखा ना जेल में, आप लेकर आए केसेस। इस तरह हवा में ना चलाएं, ये आपकी नाअहली है कि आप बिल इकट्ठे नहीं कर पा रहे। माफ करें, जेलें हैं हमारी लीडरों के लिए, चोरी बढ़ गई है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट 1000 अरब का छोड़कर गए थे, आज 2600 अरब हो गया। और ये जो पूरी कहानी है कि जी देखें सीमेंट कितना बिक रहा है, भाई आवाम को सीमेंट मोटरसाइकिल बिक गए, सीमेंट बिक गया। आप करंट अकाउंट डेफिसिट के नान बना के खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। सर ये तो जवाब आपसे आपको भी देना पड़ेगा ना। मैंने पहले कहा, देखिए जो हमने आज जो है इस महीने में, अगर आप मियां साहब की वापसी का बता दें, आज आपके ऊपर फिर ये बात की गई, मियां साहब को वापस। मैं मियां साहब वापस आएंगे, इनसे कहें कि ये दुआ सोच समझ कर मांगे, कबूल ही ना हो जाए। जी वाडा साहब की दुआ कबूल ना हो जाए मियां साहब की वापसी। तो अगर आ गए वापस तो फिर देखिए ना क्या क्या कहानी होगी, और फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। जैसे आपने 1000 अरब के जो कर्जे लिए हैं, जी मैं उसके अगेंस्ट आपने क्या किया करप्शन के अलावा? आपने कौम को क्या दिया? आपको जवाब देना पड़ेगा। वाडा साहब को सुनो, आखिरी टाइम है। वाडा साहब, आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट माफिया को जो एमनेस्टी पे एमनेस्टी दिए जा रहे हैं, अब फिर कहा जी 6 महीने और बढ़ा देंगे, तो पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा हो रहा है? वाडा साहब को आखिरी मिनट है, मैं वाडा साहब को कहते हैं दुआ करें, आपकी दुआ कबूल हो गई, मियां साहब वापस आ गए, मुसीबत आ जानी तानू। काशिफ साहब देखिए, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विड्रॉ कर लिया, सेनेट हो गया, बजट पास हो जाएगा, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ना मियां साहब आएंगे ना कुछ होगा, आएंगे तो जेलें खुली हैं, और जेल में इनको इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जेल में सिर्फ मैकडॉनल्ड और KFC नहीं खोल के दिया, बाकी सब सहूलत है लीडर के लिए। नहीं है अगर जेल में कोई चीज तो गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए तो एयर कंडीशन भी है, टीवी भी है, घर से खाना भी आता है, जब दिल जाते हैं अस्पताल चले जाते, जब दिल जाते हैं मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। सर कोई काम करेंगे तो अल्लाह माफ करे, फिर जेलें भी होंगी ना सर, जो होनी चाहिए वो जेलें हो नहीं रही। हम तो ये देख रहे हैं, तो 17,000 अरब का जवाब देना है
क्योंकि 30,000 सर, लेकिन वो अब ये बजटरी बात आ जाएगी, लेकिन हाँ। मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए। जी वो आएंगे जैसे ही उनको एक उनकी डॉक्टर इजाजत देंगे, मामला जैसे मामला तय होंगे वो वापस आ जाएंगे। सर्जरीज होनी है वो वापस आएंगे और फिर इस हुकूमत की दौड़ें आप देखेंगे कि ये कहां मुझे जाएंगे। आपकी बात सुन के लगा जब मियां साहब वापस आएंगे तो सारे मामला तय हो चुके होंगे। जब तय होंगे तो उसका मतलब इनकी दौड़ें ही लगनी है, तो तय होंगे। इनकी दौड़ें असल में अवाम ने लगानी। आप देखिए ये बाय इलेक्शन आफ्टर बाय इलेक्शन हार रहे हैं। इवन कराची में जो मेरे भाई की छोड़ी हुई सीट थी उसमें यह खबर नहीं है कि नून लीग जीती है कि पीपल्स पार्टी जीती है, उसमें खबर यह कि पीटीआई छठे नंबर पर है। अवाम ने उठाकर छठे नंबर पर फेंक दिया। यह सवाल है और अवाम इनको बार बार जो है पूरे मुल्क में रिजेक्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी दौड़ें लग चुकी हैं। आपने गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।